डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम प्लांट वाटर रिलेशन इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक नंबर 6 है स्टूडेंट। और इसी टॉपिक से हमें बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। सबसे फर्स्ट हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो स्टूडेंट, टॉपिक के बारे में हमने सीधा सीधा बताया कि प्लांट जो भी है वो प्लांट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन करता है। वैरायटी ऑफ सब्सटेंस प्लांट को मिलते हैं सॉइल से। तो उसी के बेसिस पर प्लांट को जो जो रिक्वायरमेंट है, उन्हीं रिक्वायरमेंट के अंदर वाटर सबसे फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट है प्लांट की। उसके बाद मिनरल्स होना ज़रूरी है प्लांट के लिए। मिनरल के बाद न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, और गैसेस का इंपॉर्टेंस भी वहाँ पर ज़्यादा है। तो प्लांट के अंदर जितने सारे रिक्वायरमेंट है, उन्हीं रिक्वायरमेंट में सबसे फर्स्ट हम वाटर के बारे में सोचते हैं, यानी कि वाटर का इंपॉर्टेंस वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा दिए वाला है। उसके बाद जो गैसेस है, गैसेस के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है स्टूडेंट। देन स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स है, उन सभी प्लांट को अगर वाटर नहीं मिला तो प्लांट अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब हो गया कि प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। उसके बाद वाटर इज कंसिडर्ड एज अ एलिक्सर ऑफ लाइफ, मीन्स वाटर को एलिक्सर ऑफ लाइफ कहा है। एलिक्सर ऑफ लाइफ हम वाटर को क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर की वजह से ऑल एक्टिविटीज प्लांट के अंदर कंप्लीट होते हैं। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज जो है वो अगर नहीं हो रही है प्लांट के अंदर, तो उसी के पास वाटर की डिफिशियंसी हो गई, ऐसा हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर हमारे समझ में आती है। उसके बाद देखो, ऑलमोस्ट प्लांट के अंदर 90 to 95% वाटर होता है स्टूडेंट। और इतना वाटर रहने की वजह से प्लांट और सेल, जो भी है प्लांट के सेल और टिश्यू, इन्हीं को भी वाटर का रिक्वायरमेंट है। और उन्हीं के अंदर भी हमें 90 से लेकर 95% तक वाटर होना जरूरी होता है। उसके बाद वाटर हेल्प्स द सेल टू मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप। अभी जो सेल का शेप है, जो टर्जिडिटी है, वो मेंटेन करने का वर्क वाटर का है सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद इट शो ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच इट हैज अ ग्रेटर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब वाटर के कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हम सोचेंगे तो हमें वाटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ही पता चलता है। ठीक है, अब देखो वाटर के प्रॉपर्टीज कौन से स्टूडेंट। वाटर के प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो हमें दी है वाटर की, वो हम यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे। तो इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। क्या है वाटर? लिक्विड फॉर्म के अंदर है। उसके बाद रूम टेम्परेचर को लिक्विड फॉर्म में रहता है, मीन्स इट इज इन द लिक्विड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर रहेगा, जो रूम टेम्परेचर हम बता सकते हैं नियर अबाउट टू द 37 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इसके आसपास जो टेम्परेचर रहेगा उसे हम रूम टेम्परेचर बता सकते हैं। तो ये जो रूम टेम्परेचर है, यही रूम टेम्परेचर को वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। देन इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स। कौन से सोल्यूट के लिए एक प्रकार का सॉल्वेंट है स्टूडेंट, और इसी सॉल्वेंट का नेचर एम्फोटेरिक है, ये हमें बाद में पता ही चलने वाला है। इट इज इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ न्यूट्रल पीएच एंड फेन इन द प्योर फॉर्म। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात कही हमको, जो वाटर है उसका पीएच न्यूट्रल होता है, और जब ये पीएच न्यूट्रल रहेगा तो वाटर प्योर फॉर्म में रहेगा। और वाटर जो बना है वो टोटल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स यहाँ पर कार्बन का प्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हम उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टिंग को हेल्प करता है। अब ट्रांसपोर्टिंग को हेल्प करता है मीन्स प्लांट के अंदर जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो उन्हीं न्यूट्रिएंट को डिजोल्व करता है वाटर, फूड मॉलिक्यूल को डिजोल्व करता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसे हम ट्रांसपोर्टिंग कैरेक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद इट इज द बेस्ट एक्यूस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। अभी प्लांट के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते हैं, उन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करने के लिए और वो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हम वाटर का इंपॉर्टेंस देखते हैं, और वाटर वहाँ पर हेल्प करता है इन सभी रिएक्शंस को। इसलिए वहाँ पर जो मीडियम है उसे एक्यूस मीडियम हम कहेंगे, जो वाटर की हेल्प से क्रिएट होता है। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो भी सेल के अंदर वाटर की हेल्प से ही कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो इट इज एन इसेंशियल रॉ मटेरियल। अब ये क्या है? तो ये इसेंशियल रॉ मटेरियल है फॉर अ फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस चलता है, तो उसी फोटोसिंथेसिस के लिए हम सबको पता है प्लांट को
रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और उसके साथ वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है स्टूडेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वाटर क्या है, ये रॉ मटेरियल है और इसी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज होता है, जिसे हम C6H12O6 कह सकते हैं। और ऑक्सीजन वहां पर तो लिबरेट हो जाएगा गैसेस के फॉर्म में। तो इस तरह से रॉ मटेरियल के तौर पर वाटर वहां पर यूज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। देन वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर के पास स्पेसिफिक हीट होती है। देन हाई हीट ऑफ द वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के लिए लगने वाली हीट भी वहां पर होती है। हाई हीट ऑफ द फ्यूजन, फ्यूजन की जो हीट है वो भी वाटर के पास होती है। और थर्मल बफर हीट जो है वो भी वाटर के पास होती है। जो प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई ये वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डेवलप होने वाली प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ये हमें पता चलता है। अब इस प्रॉपर्टीज के अंदर हम याद क्या रखेंगे, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है। अब इसके अंदर क्या हम याद रखेंगे, सबसे फर्स्ट हम याद रखेंगे वाटर लिक्विड मीडियम है जो रूम टेम्परेचर को, उसके बाद वाटर बेस्ड सॉल्वेंट है सोल्यूट के लिए। देन स्टूडेंट वाटर इनऑर्गेनिक मोलिकुल से बना है इसलिए वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हम थर्ड पॉइंट याद रखेंगे। वाटर का न्यूट्रल पीएच होता है, ये भी हम याद रखेंगे फोर्थ पॉइंट। उसके बाद वाटर के अंदर कैपेसिटी होती है ऑल टाइप ऑफ द मिनरल्स को डिसॉल्व करने के लिए, और उसकी वजह से मिनरल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग हो सकती है। ये वाटर के अंदर हमें कैरेक्टर्स दिए। देन वाटर फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल, ये भी कैरेक्टर हमें नहीं भूलना है। उसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई हीट ऑफ द वेपराइजेशन होती है, हाई हीट एट द फ्यूजन होती है, थर्मल बफर हीट भी उसके पास होती है। तो ये इतने सारे प्रॉपर्टीज में से हम कौन से 4 प्रॉपर्टीज वहां पर लिखने वाले हैं जो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो वाटर के बारे में और एक बात हमें यहाँ पता चलती है, वाटर जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, इसी के अंदर एडेसिव प्रॉपर्टी और कोहेसिव फोर्स का अट्रैक्शन होता है। एडेसिव मीन्स क्या और कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर देखो समझो, एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसे हम H2O लिखेंगे और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है। अब यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ आने के बाद ये इसके साथ मिल जाएगा, तो ये वाटर वाटर का अट्रैक्शन बन गया, तो इसे हम कोहेसिव कहेंगे, कोहेसिव अट्रैक्शन कहेंगे। और जब वाटर मॉलिक्यूल अगर प्लांट के वॉल की तरफ चल रहा है, प्लांट के जिसे हम बार कहेंगे या फिर सेल वॉल कहेंगे, प्लांट के सेल वॉल की तरफ चल रहा है, तो सेल वॉल लिग्निन की होती है स्टूडेंट, तो लिग्निन की तरफ चल रहा है, तो जो अट्रैक्शन बन गया वो वाटर और लिग्निन के अंदर है। ये अट्रैक्शन म्यूचुअल मॉलिक्यूल का नहीं है, ये नॉन म्यूचुअल मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसे एडेसिव कहेंगे। ठीक है, तो एडेसिव अट्रैक्शन वहां पर होता है। तो ये प्रॉपर्टी वाटर के अंदर होती है। अब ये प्रॉपर्टी क्यों आती है वाटर के अंदर, तो सरफेस टेंशन से आती है। सरफेस टेंशन का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, सरफेस टेंशन से ये प्रॉपर्टी वहां पर आती है। उसके बाद वाटर जो है वो रूट के अंदर कैपिलरीज फोर्स डेवलप करते हैं, स्टेम के अंदर कैपिलरीज फोर्स डेवलप करते हैं, और उसकी वजह से वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते। जो वाटर मॉलिक्यूल है इसी के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है, जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी के अंदर, कोहेसिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, और इसकी वजह से बायोलॉजिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसलिए हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो ये प्लांट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वाटर के बारे में हमने देखी है। तो अभी इसी पॉइंट से हमें सिर्फ याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब यहाँ पर याद रखेंगे कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से डिस्कशन किया है। अब चलते हैं वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन्स। अभी प्लांट के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो प्लांट के अंदर कौन से वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला ऑर्गन जो है जो वाटर को एब्सॉर्ब करता है वो सॉइल से रिलेटेड है, उसे हम रूट कहेंगे। तो रूट जो है वो वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन है स्टूडेंट। ठीक है, अब वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन रूट है, तो रूट यही रिस्पॉन्सिबल है वाटर को कंडक्ट करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन तो चलता है, लेकिन उसके साथ मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी चलता है रूट की वजह से। देन ऑल टाइप्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट हम देखेंगे, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और आने वाला वाटर सॉइल से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसा कि इपीफाइटिक प्लांट्स हम देखेंगे, उसके अंदर एग्जांपल ऑर्किड्स का दिया वाला है हमको। वो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कहाँ से करेगी, एयर से करेगी। ज्यादातर हम सबको पता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो चलता है रूट से वो सीधा चलता है सॉइल से।
अब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल डिजॉल्व हुए वाले होते हैं। अब ये दोनों बातें हमें पता है, लेकिन जो एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जैसा कि एग्जांपल अभी ऑर्किड के बारे में हमने देखा, जो सीटी को पूछने का चांस होता है ऑर्किड के बारे में, तो ऑर्किड का जो एग्जाम्पल स्टूडेंट, तो ये ऑर्किड वाटर एब्जॉर्ब करता है लेकिन वेपर के फॉर्म में करता है। अब कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एयर के अंदर से करेगा, ठीक है। तो उसी प्लांट के पास इपिफाइटिक रूट्स होते हैं, और ये इपिफाइटिक रूट जो है वो स्पेशल टिश्यू से बने हुए हैं, उसे हम वेलमन टिश्यू कहेंगे। ये हमें याद रखना है, इपिफाइटिक प्लांट्स के अंदर या फिर इपिफाइटिक रूट्स के अंदर वेलमन टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू स्पेशल टाइप्स ऑफ द वेपर फॉर्म का वाटर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ये कैपेसिटी है उन्हीं टिश्यू की, ठीक है। उसके बाद टिपिकल रूट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो टिपिकल रूट को हम 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 4 डिफरेंट रीजन है टिपिकल रूट्स के अंदर। तो देखते हैं कौन से रीजन्स वहां पर हमको दिए हैं। अब यहाँ पर जो रीजन दिए उसे हम जोन कहेंगे स्टूडेंट, और जोन के अलग अलग पार्ट दिए वाले। सबसे फर्स्ट हम जब इसके बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलता है रूट्स को 4 पार्ट में डिफरेंट किया है। उसमें से सबसे फर्स्ट वाला जो जोन है उसे हम एब्जॉर्प्शन जोन भी या फिर मैच्योरेशन जोन कहेंगे, जहां पर ऑल टाइप ऑफ द सेल्स मैच्योर होते हैं, वो मैच्योरेशन जोन बन गया। उसके बाद रूट हेयर का जो रीजन है वो रूट हेयर रीजन है, यहाँ पर भी वाटर का एब्जॉर्प्शन चलता है, इसे भी एब्जॉर्प्शन जोन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट बना सकते हैं यही पॉइंट के, एक मैच्योरेशन जोन हो गया, दूसरा एब्जॉर्प्शन जोन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन जोन के पास रूट हेयर्स है, इसलिए वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होता है, इसलिए उसी जोन को हम वाटर एब्जॉर्प्शन जोन या फिर रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब वहां पर देखो यूनिसेलुलर रूट हेयर दिखाई देते हैं, देन जोन ऑफ इलोंगेशन मिलता है जो थर्ड पार्ट है। अब जोन ऑफ इलोंगेशन क्या है स्टूडेंट? जोन ऑफ इलोंगेशन यानी कि यहाँ पर जो भी सेल प्रेजेंट है पूरी तरह से इलोंगेटेड सेल्स है, और इसकी वजह से रूट की लेंथ बढ़ती है, ये हमें याद रखना है। अब रूट की लेंथ बढ़ रही है तो आगे वाले पोर्शन में मेरिस्टेमेटिक रीजन दिए वाला है, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन मेरिस्टेमेटिक सेल बताता है, और इन्हीं सेल के अंदर कैपेसिटी होती है स्टूडेंट डिवीजन की, इसलिए रूट की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। अब रूट की ग्रोथ हो रही है, और आगे वाला जो पार्ट है वो तो रूट कैप का पोर्शन है। रूट कैप जो प्रोटेक्टिव नेचर का है, जिसके अंदर कैपेसिटी है सॉइल को पेनिट्रेट करने की, यानी कि रूट की जो ग्रोथ होती है वो हाइड्रोट्रॉपिक नेचर की है, जिसे हम जियोट्रॉपिक भी कह सकते हैं, यानी कि रूट की ग्रोथ अर्थ के बेसिस पर होती है और अर्थ की तरफ होती है। तो इसलिए वहां पर सीधा जो रूट कैप रीजन दिया है उसी के अंदर कैपेसिटी है पेनिट्रेशन करने की। अब रूट कैप क्या कर सकती है, तो रूट कैप सॉइल को पेनिट्रेट करने के बाद सीधा अंदर चलती है सॉइल के अंदर। अब सॉइल के अंदर चलने के बाद जो रूट कैप है उसके अंदर हार्ड नेचर है, और रूट कैप कैलिप्ट्रोजन से बनी हुई है। कैलिप्ट्रोजन, ये हमें याद रखना है सीटी के लिए। कैलिप्ट्रोजन यानी कि उसे हम कैलिप्ट्रा कहेंगे, ये हमें याद रखना है स्टूडेंट, कैलिप्ट्रा, ठीक है। तो सीटी के अंदर या फिर नीट को भी इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, और आने के चांसेस भी होते हैं। तो ये हमें डिफरेंट 4 रीजन दिखाई देते हैं। फिर से एक बार देखो, जो मैच्योरेशन जोन है उसी के अंदर पूरे मैच्योर सेल्स है, वो कंडक्टिंग का वर्क करते हैं। रूट हेयर जोन के अंदर ज्यादातर रूट के हेयर्स होते हैं, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करते हैं, वहां से वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादातर चलता है। उसके बाद रूट हेयर यूनिसेलुलर है स्टूडेंट, यूनिसेलुलर रहने की वजह से आउटग्रोथ है रूट हेयर की, और जो जोन ऑफ इलोंगेशन है वहां पर सेल इलोंगेट हो गए हैं, इसलिए जो लेंथ है रूट की वो बड़े वाली है और बढ़ती है। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होते हैं, उसकी वजह से मल्टीपल सेल डिवीजन होने की वजह से रूट की ग्रोथ होने के लिए सपोर्ट करते हैं, और रूट कैप जो कैलिप्ट्रा से बनी है जो सॉइल को पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर इतना होने के बाद, ये डायग्राम होने के बाद हमें स्ट्रक्चर दिया है रूट हेयर का। अब एक्चुअली रूट हेयर क्या है, तो मैंने अभी आपसे कहा है रूट हेयर यूनिसेलुलर है स्टूडेंट। रूट हेयर अगर यूनिसेलुलर है तो उसी के साथ वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से चलती है। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा शुरुआत करते हैं। जो पार्ट दिया है, ये पार्ट हमें यहाँ पर जो दिया है वो रूट हेयर के सेल्स का दिया है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर हम उसे कह सकते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर सेल वॉल दिखती है स्टूडेंट, जो आउटर लेयर है और प्रोटेक्टिव नेचर की है, प्रोटेक्टिव नेचर के, इसलिए प्रोटेक्शन का वर्क वहां पर चलेगा। उसके बाद देखो, प्रोटेक्शन का वर्क चलने के बाद हम थोड़ा अंदर आते हैं तो हमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई देता है, जो सेल मेम्ब्रेन सेकंड कवरिंग है, सेकंड पार्ट है
रूट हेयर का। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है परमिएबल है, सेल वॉल थोड़ी हार्ड होती है और सेल मेम्ब्रेन थोड़ा थीन होता है। उसके बाद अंदर के साइड को हमें साइटोप्लाज्म दिखता है, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप्स से साइटोस्केलेटल भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। और अंदर के साइड को हमें बिग वैक्यूल दिखता है स्टूडेंट, जो यहाँ से कंटिन्यू हुआ है यहाँ तक, जो बिग वैक्यूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बाद में तो हमें रूट के सेल्स मिलते हैं, जो रूट एपिथेलियम सेल्स हम उसे कहेंगे। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर वहाँ पर हो गया। वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अरेंजमेंट भी है, न्यूक्लियस भी दिखाई देता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसे यूनिसेलुलर कहेंगे। हो गया, ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में हम बता सकते हैं। अभी देखो, जो रूट का स्ट्रक्चर हो गया, तो रूट के स्ट्रक्चर के बाद हमें देखना है वाटर अवेलेबल टू द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। वाटर जो रूट के एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है वो कौन सा वाटर होता है, वो हमें देखना है। फ्रेंड्स देखो, सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो पूरा वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला प्लांट इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो प्लांट को उसी के लिए क्या करना पड़ता है, प्लांट को उसी के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ द वाटर मिलता है, जो वाटर्स अवेलेबल होता है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर। और उन्हीं सॉइल पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट रहने वाले वाटर को हम सीधा कैपिलरी वाटर कह सकते हैं, तो वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। तो अब यहाँ पर इसी पॉइंट के अंदर हमें यही देखना है कि प्लांट कौन सा वाटर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर, मींस प्लांट राइजोस्फीयर से वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। राइजोस्फीयर क्या होता है, उसके अराउंड में जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उससे हम क्या कहेंगे, राइजोस्फीयर कहेंगे। अभी देखो सिंपल सी बात है, ये रूट है स्टूडेंट। अब ये रूट्स के बाजू को यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स है, तो ये सॉइल पार्टिकल्स है, तो इसके बाजू में जो वाटर प्रेजेंट रहेगा, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो उसे हम राइजोस्फीयर कह सकते हैं, राइजोस्फीयर, ठीक है। तो ये राइजोस्फीयर बन गया। तो यहाँ पर जो वाटर है वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल ऑकर्स एज ए ग्रेविटेशनल और फ्री वाटर। जो वाटर सॉइल के अंदर है वो ग्रेविटेशनल वाटर है, उसे हम फ्री वाटर भी कह सकते हैं। और उसी नेचर को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो वाटर है ये कंबाइंड वाटर है स्टूडेंट, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मिनरल हैं जो मिक्स हुए वाले हैं, जो डिजॉल्व स्टेट में वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी वाटर को हम कैपिलरी वाटर के नाम से भी जानते हैं। अभी यहाँ पर इतने सारे वाटर्स दिए वाले, वाटर के टाइप दिए हैं, तो उसी के बेसिस पर देखो, जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो सॉइल के अंदर है, वो फ्री वाटर है। उसके बाद जो वाटर थोड़ा नीचे होता है उसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहेंगे। हाइग्रोस्कोपिक के बाद कुछ वाटर ऐसा भी होता है जिसके अंदर मिनरल डिजॉल्व होते हैं, उसे कंबाइंड वाटर कहेंगे। और सॉइल पार्टिकल्स के गैप के अंदर जो वाटर होता है, ये दोनों पार्टिकल इसके अंदर, जो पार्टिकल्स के अंदर जो वाटर होता है ये कैपिलरी वाटर होता है। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स हमें दिखाई देते हैं वाटर के। अब वाटर जो है वो परकोलेट्स होता है डीपली एंड ड्यू टू द ग्रेविटी, मीन्स वाटर जो है हमारे अर्थ के पास यानी कि सॉइल के अंदर बहुत डीपली परकोलेट हुए वाला है। डीपली यानी कि अंदर तक वो गए वाला है, क्योंकि उसका नेचर ही वहाँ पर है, ग्रेविटेशनल वाटर को सपोर्ट, ग्रेविटेशनल नेचर है, इसलिए वो ग्रेविटी को सपोर्ट करता है और वाटर सीधा डीप तक जाता है। इसलिए डीप तक जाने वाले वाटर को हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, ठीक है। देन ये जो वाटर है स्टूडेंट, ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, इसलिए प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद फाइन सॉइल पार्टिकल जो दिए वाले हैं, फाइन सॉइल पार्टिकल है, तो उन्हीं सॉइल पार्टिकल की कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की। और वाटर को होल्ड करते हैं तो वो इम्बाइब नेचर बताते हैं। इम्बाइब यानी कि इम्बिबिशन हम उसे बता सकते हैं, तो हम बाद में देखने वाले। तो इम्बाइब नेचर से सॉइल पार्टिकल वाटर को वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो वाटर हम सॉइल पार्टिकल के अंदर देखते हैं, जिसकी के अंदर इम्बाइब कैपेसिटी होती है, और इम्बाइब कैपेसिटी की वजह से सॉइल उसी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर हम कहेंगे। देन रूट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब इट। अब रूट इसे भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, ये भी रूट के लिए अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। अब वाटर जो प्रेजेंट है स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स और ऑक्साइड्स, वाटर सिलिकॉन और कंबाइंड फॉर्म में है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, तो ऐसे वाटर को कंबाइंड वाटर हम कहेंगे। ये भी वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल वाटर है, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ये सभी वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी इतने वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड, ये इन्हीं वाटर को लेकर हम जब सोचते हैं तो हमको सीधा सीधा पता चलता है
कि प्लांट के लिए ये तीनों टाइप के वाटर अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्लांट के लिए अगर ये तीनों वाटर अवेलेबल नहीं है तो प्लांट के लिए अवेलेबल रहने वाला वाटर कौन सा है। अब प्लांट के लिए अवेलेबल रहने वाला जो वाटर है वो सिंपल वाटर है स्टूडेंट, जिसके बारे में हम देखते हैं तो वो है कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर का मतलब क्या होता है? कैपिलरी वाटर का जो मतलब दिया है वो मैंने अभी आपसे कहा है। जैसा देखो सीधा सीधा यहाँ पर हमें कैपिलरी वाटर के बारे में बताया। अब उसके बाद देखो प्लांट के लिए अवेलेबल होने वाला जो वाटर है वो वाटर कौन सा है, तो कैपिलरी वाटर है। अब इन तीनों फॉर्म को देखने के बाद हमको पता चलता है वाटर जो सॉइल पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट है उसी वाटर को हम कैपिलरी वाटर कहेंगे, और यही कैपिलरी वाटर जो है वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, प्लांट उसे एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात हमारे समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों टाइप्स के वाटर हमने देखे। एक ग्रेविटेशनल वाटर है जो डीपली पर्कोलेट हुए वाला है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हम याद रखेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो वाटर भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जो वाटर सॉइल पार्टिकल इम्बाइब करते हैं तो वो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद हमें रूट्स जो दिए हैं उन्हीं रूट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, तो रूट्स एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स के नजीक का जो एरिया है उसी एरिया से वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रूट के अंदर होती है। लेकिन कंबाइंड स्टेट का वाटर ऐसा होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑक्साइड्स प्रेजेंट रहने की वजह से ये वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं होता है प्लांट के अंदर। ये हमको सीधा सीधा वहां पर पता है। उसके बाद कैपिलरीज वाटर हमें दिया है स्टूडेंट। कैपिलरीज वाटर के अंदर हम क्या बता सकते हैं, तो कैपिलरी वाटर जो है वही वाटर सॉइल पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिलरीज वाटर के बारे में।